जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। कल मैंने जो आप लोगों से प्रश्न पूछे थे उनके आंसर खाली समीक्षा और अखिलेश ने किए थे, बाकी सभी लोग भी भाई आंसर करिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं दो लोगों को सिलेक्शन चाहिए, सबको चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा। आप लोग मेहनत से पीछे मत भागिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक बार आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग अपने मित्रों वगैरह को सबको शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मित्र मंडली हैं आप लोगों की उसको शेयर करिएगा, फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। चलिए, खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़ तो सही। नौकरी चाहिए है, अब कठिनाई तो आएंगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो लग जाओ एक बार, वर्दी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा ईमानदारी से लगे रहिएगा और गाड़ी आपकी पार ही जानी है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदायन, बिंबिसार, नागदशक या घनानंद? बताइएगा। तो देखिएगा, मगध का जब उत्कर्ष हो रहा था तो मगध पर सबसे पहला वंश जो था वो कौन सा था? हर्यक वंश था। ठीक, कौन सा था? हर्यक वंश था। और जिसका संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का अगर आपसे पूछ लिया जाए संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बेटा बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। और बिंबिसार जो था, इससे एक फैक्ट याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध थे, कौन? महात्मा बुद्ध की सहायता के लिए या उपचार के लिए, सहायता के लिए इनका जो राजवैद्य था, क्या नाम था? जीवक, ठीक है, जीवक को भेजा था इन्होंने, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बिंबिसार से संबंधित है। अच्छा, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक नाम था। और इसका एक अमात्य था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग था, जिसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? शिशुनाग ने हत्या करके किस वंश की नींव रखी? शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश की नींव रखी। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। किसका? नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके किस वंश की नींव रखी? मौर्य वंश की नींव रखी, ठीक है। उदायन, ठीक है, उदायन का ही पुत्र कौन था? नागदशक था, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में हर्यक वंश को हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार जो था इसका, इस वंश का संस्थापक, उसकी हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदायन ने की थी। तो इस वजह से इस वंश को क्या कहा जाता था? पितृहंता वंश कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा, क्या थी? राजगृह थी। लेकिन उदायन ने राजधानी चेंज की थी, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा, उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि बरमुंडा त्रिभुज स्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो देखिएगा, पहली बात तो बरमुंडा ट्रायंगल जो है ये है क्या? तो ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, किलोमीटर का एक हिस्सा है जिसको क्या कहा जाता है? बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। और इसकी जानकारी सर्वप्रथम, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। और इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में जो भी जहाज
या जो भी चीज़ जाती है वो डूब जाती है और उसका आज तक कभी पता ही नहीं लग पाया है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ठीक है, और यहाँ पर है क्या, जाने कितने जहाज या जो भी जो यहाँ पर चीज़ जाती है तो वो इसके अंदर नीचे समा जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर मीथेन गैस के भंडार हैं। तो जब मीथेन गैस जो होती है इकट्ठी हो जाती है, मतलब जब वो बाहर निकलती है तो वो पानी के अंदर से बुलबुले छोड़ते हैं और बुलबुले जो होते हैं वो जहाज को अंदर खींच लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी दे भी सकती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देख लीजिए आप लोग कि बरमुंडा ट्रायंगल जो है वो किससे लगता है। एक तो देखिएगा ये बरमुंडा है, अटलांटिक महासागर में है। इसकी सीमा लगती है मियामी से, और किससे लगती है, सेंट जुआन प्यूर्टोरिको से। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, इतने एरिया में जो है इसको हम लोग बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इस एरिया में जो है अब लगभग कोई ही नहीं जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। 2 सितंबर 1946, 22 दिसंबर 1939, 9 अगस्त 1946 या 24 मार्च 1946। भैया मुस्लिम, ये सही कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग है। ठीक है, चलिए तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया था, मुक्ति दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग। 2 सितंबर 1946 को क्या होता है, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। किसका, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, और जो अंतरिम सरकार का गठन होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। 9 अगस्त 1946 को क्या होता है, तो 9 अगस्त 1946 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। याद रखिएगा। इसके बाद में 24 मार्च 1946 को क्या होता है, तो कैबिनेट मिशन जो होता है ये भारत आता है, मतलब दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, इसके 3 सदस्य थे, उन 3 सदस्यों के आप लोग नाम लिखिएगा जल्दी से। अच्छा, इसके साथ में आप लोग बताइएगा कि 1939 में कोई और घटना हुई है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया बेटा, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था, उसमें कौन कौन से सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुरा और सुंदरियों के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, इटली, फिनलैंड, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। बताइएगा कि शुरा और सुंदरियों के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सही आंसर चौथे प्रश्न का क्या होना चाहिए, आप लोग जल्दी से बताइएगा। और चारों देशों की राजधानी पता हो तो आप लोग राजधानी भी लिखिएगा। तो देखिएगा इटली जो है इस मतलब कि इटली को किस नाम से फेमस है, तो इसको यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं। और इसको यूरोप का भारत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान देश है। कैसा है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, फिनलैंड को क्या कहते हैं हम लोग जल्दी से बताइएगा। तो फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश। क्या कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो फ्रांस है, तो फ्रांस को एक तो कहते हैं हम लोग फैशन नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैशन नगरी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में
यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है, तो इसको किसानों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का देश भी कहते हैं। इसको समुद्रों की रानी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। और इसी को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। इसके साथ में यहाँ पर जो शैंपेन नामक शराब होती है, विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब जो है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? फ्रांस में ही होता है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में मैंने कल ही बताया था कि इसको क्या कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। क्या कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। और ये सारे देश किसके हैं? यूरोप महाद्वीप के हैं। ये सारे महाद्वीप कहाँ पड़ते हैं? यूरोप में पड़ते हैं। तो यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाएगा बेटा? तुर्की को कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो सुरा और सुंदरियों के नाम से कौन सा देश फेमस है? फ्रांस फेमस है। अच्छा, इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो, जिसको क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर या पिशी कल्चर? बताइएगा। तो देखिएगा, जो मधुमक्खी पालन होता है, देखिएगा सिल्वी कल्चर क्या होता है? तो अभी ये वीडियो और एग्जाम में पूछा गया था, सिल्वी कल्चर क्या है? तो वनों का संवर्धन। ठीक है, वनों का संवर्धन क्या होता है? सिल्वी कल्चर। मधुमक्खी पालन बेटा क्या है? एपी कल्चर है। और सेरी कल्चर क्या होता है? तो रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। और पीसी कल्चर क्या होता है? तो मत्स्य पालन। क्या होता है? मत्स्य पालन। अब आप लोग जल्दी से बताइएगा कि बिटी कल्चर क्या होता है? बिटी कल्चर क्या होता है? और इसी के साथ में आप लोग एक प्रश्न और बताइएगा कि बर्मी कल्चर क्या होता है? ठीक है, बिटी कल्चर के साथ में बर्मी कल्चर क्या होता है? जल्दी से इन दोनों प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले तो बेटी क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिटी कल्चर। और बर्मी कल्चर क्या हो जाएगा? तो केंचुआ उत्पादन। किससे है? केंचुआ उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और धैर्य के साथ आप बने रहिएगा, धैर्य बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई? 1853 के चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या 1909 का भारत परिषद अधिनियम? बताइएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और इसी 1892 अधिनियम के द्वारा ही क्या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई कब के, किसके द्वारा? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और इसमें पहली बार क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और यहीं से क्या होता है? देश में सांप्रदायिकता का जन्म होता है। तो इसी अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 6ठे प्रश्न का? सी ऑप्शन आप लोगों का
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि निम्न में से ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। बताइएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। देखिएगा, अनुच्छेद राज्यसभा किस में है? तो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा किस में है? अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, विधानसभा किस में है? अनुच्छेद 170 में है, सॉरी। ठीक है, और विधान परिषद किस में है? तो अनुच्छेद 169 में है। तो देखिएगा, राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है? उच्च सदन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विधानसभा को भी राज्य में निम्न सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। तो देखिएगा, विधान परिषद ऐसी होती है जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। अब आप लोग बताइएगा कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? बताइएगा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? और आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है जिसकी 100 सीटें हैं। बाकी जितने भी बचे हैं उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूवी नाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर या इंडोनेशिया? बताइएगा कि यूवी नाश ज्वालामुखी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा पेरू। ठीक है, पेरू ने यूवी नाश ज्वालामुखी के कारण क्या हुआ है वहाँ पर कि आपातकाल की घोषणा की है। अच्छा, यूवी नाश ज्वालामुखी क्या है? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। इसके साथ में जो एंडीज पर्वतमाला है ना, यह एंडीज पर्वतमाला में पर है, एंडीज पर्वतमाला के केंद्रीय भाग में। ठीक है, इसके साथ में प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में है, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में है। ठीक है, तो यूवी नाश ज्वालामुखी कहाँ पर है? पेरू में है। अब आप लोग जल्दी से बताइएगा, पेरू की राजधानी क्या है और पेरू की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। क्या है? लीमा है। इसके साथ में यहाँ की मुद्रा जो है वो पेरूवियन सोल है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पढ़ लीजिएगा, वरना जैसे ना जब आज से 10 साल बाद आपके चुन्नू मुन्नू होंगे ना, ठीक है, जब 10 साल बाद आपके चुन्नू मुन्नू होंगे ना और चुन्नू मुन्नू आपके पूछेंगे कि पापा या मम्मी ज़रा बताइएगा पेरू की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे हमें नहीं पता। फिर कहेंगे क्या पढ़े हो आप, हैं? फिर बेइज्जती करेंगे बच्चे। तो होती है ये जनरेशन जब आती है ना, वो अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते हैं। जब बच्चा जो होता है ना 8-10 साल की उम्र में होता है या उससे थोड़ा कम होता है ना, तो वो स्कूल से जब आता है ना, आपको क्या पता। तो चुन्नू मुन्नू के सामने अगर बचना है ना आपने, तो थोड़ा सा मेहनत करो, याद रखना राजधानी। देखो उन बच्चों को पूछा क्या जाता है, यही राजधानी यही सब, तो याद रखना, वरना तुम्हारे चुन्नू मुन्नू तुम्हारा सही कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वेद वन पार्क नामक वैदिक थीम पार्क कहाँ स्थापित हुआ? भोपाल, रायपुर, नोएडा, अहमदाबाद? बताइएगा कि भारत का पहला वेद वन पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है बेटा? तो यह नोएडा में स्थापित किया गया। कहाँ पर? नोएडा में स्थापित किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, जो चारों वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनसे संबंधित कोई आकर्षक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें 50,000 पौधे हैं। कितने? इसमें 50,000 पौधे हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
कल मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया था कि किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदरवन बनाए जाएंगे, तो वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग जल्दी से। 10वां प्रश्न है हमारा कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 10 जून, 12 जून या 14 जून? बताइएगा। तो देखिएगा, आप लोग तब तक आंसर बताइएगा। अभी मनाया गया है, तो 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी रक्त दें, ठीक है, प्लाज्मा दें, रक्त दें, प्लाज्मा दें, जीवन साझा करें, रक्त दें, प्लाज्मा दें, जीवन साझा करें और बार बार करें, और बार बार करें। ठीक है, ये इसकी थीम थी, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसको मनाया कब जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। कब? 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार कब मनाया गया? तो WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा 2004 में। कब? WHO के द्वारा 2004 में। अच्छा, एक प्रश्न और है कि 2023 का रक्तदाता दिवस का इसका मेजबान देश कौन सा है? ठीक है, इसका मेजबान देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया एक देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, वो इसका क्या है? मेजबान है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो अल्जीरियस दीनार है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर जब WHO का भी नाम आया है, तो WHO की स्थापना कब हुई? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो WHO की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा को अंदर है। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड 1948 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। चलिए, अब हमारे आज के वही रैपिड फायर क्वेश्चन है। तो रैपिड फायर प्रश्नों से पहले, ठीक है, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो कुछ सुना दिया जाए। सुनिएगा कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इस दौर को लाने के लिए आपको बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। केवल फ़ोन में स्टेटस लगाने से आपका दौर नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि आप अपने स्टेटस लगाने के लिए नहीं, स्टेटस बनाने के लिए पढ़िए। जिस दिन आपका स्टेटस बन गया ना, उस दिन लोग आपका स्टेटस लगाएंगे, ना कि आपको स्टेटस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका स्टेटस नहीं बन पाया ना, तो आप कितना भी स्टेटस लगा लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटस लगाने के लिए नहीं, स्टेटस बनाने के लिए पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, तो दौर लाना है तो मेहनत करो। बाकी आप साथ में हैं, लगातार लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ भी हासिल हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब हुआ? और दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? याद रखिएगा आप लोग बच्चा, 11 अप्रैल 1936 को। कब? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पर? लखनऊ में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। और इस अखिल भारतीय किसान महासभा का जो पहला सम्मेलन होता है वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में ही होता है, जिसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन चुने जाते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके महासचिव कौन थे। ठीक है, क्या पूछ लिया जाए? इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, NG रंगा थे। कौन थे बेटा? NG रंगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा
कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा या सर्वाधिक बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखिएगा उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। क्या नाम है? वुड बफेलो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? तो बेटा ये कनाडा देश में स्थित है। कहाँ पर है? कनाडा देश में स्थित है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंजदीप तथा संशोधक जारी किया गया, यह क्या है? और हाल ही में संपन्न अंडर-20 फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, बताइएगा। तो देखिएगा हाल ही में अंजदीप तथा संशोधक जो थे इनको जारी किया गया। ये दोनों बेटा क्या हैं? तो ये दोनों लड़ाकू जहाज हैं। क्या हैं? लड़ाकू जहाज हैं, ठीक है, याद करिए रखिएगा। और इनको कहाँ से? चेन्नई में इनको लॉन्च किया गया। अंजदीप क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लड़ाकू जहाज है। और इस अंजदीप जहाज का नाम क्यों रखा गया? अंजदीप जहाज का नाम जो है, ठीक है, कर्नाटक में एक बंदरगाह है, कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर स्थित, कारवार बंदरगाह पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया। अंजदीप द्वीप के नाम पर, ठीक है। इसका नाम क्यों रखा गया? तो या तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि अंजदीप द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में संपन्न अंडर-20 फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भैया किसने जीता? तो विजेता रहा है उरुग्वे। कौन रहा है? उरुग्वे देश जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपविजेता कौन रहा, मतलब किसको हराकर जीता, तो इटली को। किसको? इटली को हराकर जीता है, ठीक है। इसके साथ में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ बेटा अर्जेंटीना में। कहाँ पर हुआ? अर्जेंटीना में, ठीक है। और देखिएगा यह प्रतियोगिता 1977 से, कब से? 1977 से शुरू हुई है, तो याद रखिएगा इस बार कहाँ पर हुई? अर्जेंटीना में। जिसका विजेता कौन रहा है, बताइएगा। विजेता कौन रहा है? उरुग्वे देश रहा है, ठीक है। और कौन क्या रहा है? उपविजेता इटली रहा है। और आयोजन हमारा कहाँ हुआ? तो अर्जेंटीना के अंदर हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? और वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बताइएगा क्या नाम था उस प्रश्न का, कि चतुर्भुजी विष्णु सिक्के किसने चलाए थे? तो बताइएगा। तो आंसर मैंने बताया था हुविस्क ने चलाए थे। लेकिन मेरा आज का प्रश्न है कि नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? और वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो नंदी और शिव की मूर्ति बेटा जो है वो किसने चलाई थी? तो कैडफिसेस द्वितीय ने। किसके द्वारा बेटा? कैडफिसेस कुषाण वंश का शासक था, ठीक है, इसके द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? तो नई दिल्ली के अंदर प्रतिवर्ष लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है और प्राचीन भारत की सर्वप्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, बताइएगा। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो बेटा सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। पहले मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। पहले इसके गवर्नर कौन थे?
तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। इसके साथ में वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो याद रखिएगा, नारोपा जो है वो लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है। कहाँ का? लद्दाख का उत्सव है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की सर्वप्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है तो जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी नाम है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग कश्मीर का इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो कश्मीर के इतिहास के लिए राजतरंगिणी को कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत की सर्वप्रथम वास्तविक और ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? राजतरंगिणी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है? और उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों के क्या होने चाहिए। तो देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो कौन सा है बेटा? जनेश्वर मिश्र पार्क है। कौन सा है? जनेश्वर मिश्र पार्क है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर है बेटा? लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में समसपुर पश्चिम बिहार है? बताइएगा। तो समसपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रायबरेली में। बरेली नहीं, रायबरेली। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2014 में। कब लागू की गई थी? तो 2014 में लागू की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। @selection mentor के नाम से है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। बाकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आज के ये होमवर्क के प्रश्न हैं कि संगम योजना कब शुरू हुई? ठीक है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के मध्य कौन सा सागर स्थित है? और कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि जीन पीरे हैरिसन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो उस पुस्तक का नाम था द एज ऑफ टाइप। क्या नाम था? द एज ऑफ टाइप। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर था। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। तीसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि मौदहाबाद परियोजना किस नदी पर है? तो बेटा बिरमा नदी पर है। किस पर? बिरमा नदी पर है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? हमीरपुर में, हमीरपुर जिले में। और चौथा प्रश्न मेरा था कि उत्तर प्रदेश में अगहन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अंबेडकर नगर में। कहाँ होता है? अंबेडकर नगर में होता है। तो कल के ये चारों प्रश्न के आंसर हैं। ठीक है, कल के प्रश्नों के ये उत्तर हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और आज के जो प्रश्न हैं उनका आप लोगों ने, उम्मीद है, होमवर्क वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बाकी भैया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जितने भी मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में रात के 9 बजे। बाकी तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।